नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेस शुरू की हैं और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने प्राचीन हरियाणा के इतिहास से संबंधित उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कंप्लीट करने के बाद हमने शुरुआत की है मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे और दिल्ली सल्तनत को हम हरियाणा के संदर्भ में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वह है 1206 से लेकर 1526। 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है भारतीय इतिहास में, उसको हम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। ये कुल पीरियड 320 वर्षों का है। 1206 से लेकर 1526 तक 320 वर्षों का जो काल है, 320 वर्षों की जो अवधि है, उसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से 5 वंश हुए हैं। पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, तीसरा वंश है तुगलक वंश, चौथा वंश है सैयद वंश और पांचवा और अंतिम वंश है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1526 तक 320 वर्षों की अवधि में कुल 5 वंशों ने जो है शासन किया है। गुलाम वंश पहला वंश था, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का वो था लोधी वंश। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 में और जैसे ही 1206 में गुलाम वंश की शुरुआत होती है तो वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मोहम्मद गोरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद लगभग संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, वो सेनापति बनने से पहले मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था। बाद में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बना दिया। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में शासक बना। चूँकि ये गुलाम था इसीलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने। गुलाम वंश में एक शासिका हुई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी तो रजिया सुल्तान का विरोध उत्तरी हरियाणा में शुरू हुआ और उत्तरी हरियाणा में रजिया सुल्तान का विरोध किया जाटों और राजपूतों ने। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान का विरोध हरियाणा में कहाँ हुआ? उत्तरी हरियाणा में। और किसके द्वारा किया गया? जाटों और राजपूतों के द्वारा। 13 अक्टूबर 1240 को
13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान को कैथल के निकट बंदी बना लिया गया और इससे अगले दिन रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया और अगले दिन 14 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है। रजिया सुल्तान का मकबरा, तो इसका आंसर क्या होगा, कैथल में। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर की गई, कैथल के निकट। कब की गई, 14 अक्टूबर 1240 को। रजिया सुल्तान का हरियाणा में कहाँ विरोध हुआ, उत्तरी हरियाणा में। किनके द्वारा हुआ, जाटों और राजपूतों के द्वारा। इसके अलावा रजिया सुल्तान का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन रजिया सुल्तान का सेनापति था। एक बार कुतुबुद्दीन हसन राजस्थान में रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। रणथंबोर जो कि राजस्थान में है, वहां पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था कुतुबुद्दीन हसन। और जैसे ही ये मेवात से गुजरा तो मेवातियों ने गुरिल्ला पद्धति से इसको परेशान करके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि रजिया सुल्तान के सेनापति कुतुबुद्दीन हसन जब रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो गुरिल्ला पद्धति से किन्होंने उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो गुरिल्ला पद्धति से मेवातियों ने इनको बहुत परेशान किया और मजबूर होकर कुतुबुद्दीन हसन को वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा गुलाम वंश में एक और शासक हुए जिनका नाम है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। जब नसरुद्दीन महमूद दिल्ली के शासक बने तो दिल्ली के शासक बनने के बाद नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मेवातियों ने जो है इसका विरोध करना शुरू किया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इसके खिलाफ किसका विद्रोह हुआ, मेवातियों का। और मेवातियों के इस विद्रोह को दबाने के लिए नसरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति बलबन को भेजा। इसका सेनापति कौन था, बलबन। तो बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने 1248 में मेवातियों का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन बलबन को सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1260 में दोबारा से बलबन और मेवातियों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में बलबन ने मेवातियों को पराजित कर दिया। उसके बाद 1266 में जब बलबन दिल्ली का शासक बना तो बलबन ने मेवात के जंगलों को साफ करवा दिया और मेवात के जंगलों को साफ करवा के बलबन ने वहाँ पर गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया। नसरुद्दीन महमूद के समय किनका विद्रोह हुआ, मेवातियों का। और मेवातियों के इस विद्रोह को दबाने के लिए नसरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति बलबन को 1248 में भेजा, लेकिन 1248 में बलबन को सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1260 में बलबन और मेवातियों का दोबारा से सामना हुआ और बहुत ज़बरदस्त संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में बलबन ने मेवातियों को पराजित कर दिया। जो मेवाती थे वो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में सक्षम थे, क्योंकि उस समय मेवात के जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पर जंगल थे और वो जंगलों में छिपकर जो है वार करते थे। इसलिए मेवातियों को पराजित करने में नसरुद्दीन महमूद और बलबन को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी और 1260 में बलबन ने जो है मेवातियों को हराया। उसके बाद शासक बनने के बाद 1266 में
बलबन ने सबसे पहले मेवात के जंगलों को साफ करवाया और वहां पर गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया। जो बलबन थे वो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले झांसी के इक्ता रह चुके थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ का इक्ता रह चुका था? झांसी का। और 1257 में झांसी में ही बलबन के काफिले पर आक्रमण हुआ था। यहाँ से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ का इक्ता रह चुका था? झांसी का। और 1257 में झांसी में किसके काफिले पर आक्रमण किया गया? बलबन के काफिले पर। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के समय भूमि को मापने की एक इकाई होती थी जिसको कहा जाता था साहिब-ए दीवान। साहिब-ए दीवान। ये साहिब-ए दीवान दिल्ली सल्तनत में भूमि को मापने की एक इकाई होती थी और इसी इकाई को सूरदास ने मुसाहिब कहा था। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भूमि को मापने की एक इकाई होती थी साहिब-ए दीवान, उसको सूरदास ने क्या कहा था? मुसाहिब कहा था। इसके अलावा एक और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के समय जो प्रशासन था वो इक्तों में बटा हुआ था। प्रशासन किस में बटा हुआ था? इक्तों में। और उस समय जो सबसे छोटा इक्ता था वो था पलवल। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो उसका आंसर क्या होगा? पलवल। तो ये तो था अपना गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद अब हम चर्चा करते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश। खिलजी वंश में हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण शासक है वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कैथल के इक्ता रह चुके थे। यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का इक्ता रह चुका था? तो उसका आंसर क्या होगा? कैथल। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी का जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था मंडारों से, जो कि कलायत के निकट है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कलायत के निकट मंडारों का संघर्ष किस शासक से हुआ? मंडारों का संघर्ष किस शासक से हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी से। तो खिलजी वंश से हरियाणा के संदर्भ में यही दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का इक्ता रह चुका था? कैथल का। और जलालुद्दीन खिलजी का जो संघर्ष हुआ वो किसके साथ हुआ? मंडारों के साथ हुआ, जो कि कलायत के निकट रियासत के शासक थे। कलायत के निकट एक मंडार रियासत थी, उसके शासक हुआ करते थे मंडार। और उन मंडारों का संघर्ष किसके साथ हुआ? जलालुद्दीन खिलजी के साथ। खिलजी वंश के बाद अगला वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश में हरियाणा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण शासक है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो एक कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं का बहुत ज़्यादा विरोधी था और इसने बहुत सारे हिंदुओं की हत्या करवाई। और हरियाणा में भी जो है फिरोज शाह तुगलक का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। और चूंकि ये बहुत
कट्टर था और हरियाणा में भी इसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। तो फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हरियाणा में 3 जगह विद्रोह हुए, गोहाना, सफिद्दों और हिसार में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हरियाणा में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, गोहाना, सफिद्दों और हिसार। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना में हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कुछ शहरों और नगरों को बसाया था। इनमें 3 प्रमुख नगर हैं, हिसार, फतेहाबाद और हिरनीखेड़ा। हिरनीखेड़ा कहाँ पर है? यह है सिरसा में। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के 3 शहरों को बसाया, हिसार, फतेहाबाद और हिरनीखेड़ा, जो कि सिरसा जिले में है। इसमें जो फतेहाबाद था, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का नाम अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस शहर का नाम फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखा? तो उसका आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में कुछ इमारतों का भी निर्माण करवाया, जिसमें 2 इमारतें हिसार में हैं। पहली है लाठ की मस्जिद। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लाठ की मस्जिद कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा? हिसार में। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि लाठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद में फिरोज शाह तुगलक महल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक का महल। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का महल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जो फिरोज शाह तुगलक का महल है, ये हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? फिरोज शाह तुगलक का महल, जो कि कहाँ पर है? फतेहाबाद में। इसके अलावा हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के बाद अगला जो वंश है वो है सैयद वंश। चूंकि सैयद वंश हरियाणा के संदर्भ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सैयद वंश की हम हरियाणा के संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है, 5वां वंश है, लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बहलोल लोधी ने। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी के शासनकाल में 1451 में बहलोल लोधी के शासनकाल में हरियाणा को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया गया? 1451 में। और उस समय शासक कौन थे? बहलोल लोधी। इसके अलावा लोधी वंश में एक और शासक हुए, सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी थे वो भी कट्टर मुसलमान थे और हिंदुओं के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। हिंदुओं को बहुत ज़्यादा इन्होंने मरवाया था, हिंदुओं की बहुत हत्याएं इन्होंने करवाई। और सिकंदर लोधी के खिलाफ हरियाणा में 2 जगह विद्रोह हुए, जींद और कलायत में। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जींद और कलायत में किस मुस्लिम शासक के खिलाफ हरियाणा वालों ने विद्रोह किया? तो आंसर क्या होगा? सिकंदर लोधी। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने 5 प्रमुख वंशों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश और लोधी वंश को हरियाणा के संदर्भ में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुगल काल के बारे में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।